आज का टॉपिक है गवर्नमेंट बजट। क्लियर है? सबसे पहले बात करते हैं बजट के बारे में। अच्छा, व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ बजट? व्हाट बजट? बजट बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल जैसे कि इसने सोचा कि मैं बर्थडे पार्टी दूंगी, ठीक है, तो अब क्या सारे फ्रेंड्स हैं इसके, कोई कह रहा है मुझे यहाँ पार्टी चाहिए, कोई कह रहा है यहाँ पार्टी चाहिए, कोई कह रहा है यहाँ पार्टी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि पहले वो डिसाइड करेगी कि मेरा जो बजट है क्या इस पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर थिंग्स के लिए पार्टी देना अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी मान लीजिए शादी होती है, तो जो बंदा उसको अरेंज करता है उस पूरे फंक्शन को, तो वो डिसाइड करता है ना कि मैं भाई कौन कौन से आइटम्स रखूंगा। आइटम्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो कैसे डिसाइड करता है? अपने बजट के अकॉर्डिंग। वैसे तो हर कोई चाहता है कि भाई मैं शादी में सब कुछ खिलाऊं लोगों को, लेकिन पॉकेट इतना अलाउ करेगा तभी तो आप एक चीज ध्यान दो, हम जो आज डिसाइड कर रहे हैं वो किसके लिए? फ्यूचर के लिए, कि इस तारीख को शादी होने वाली है और इतने पैसे खर्च होंगे, ये आइटम मैं रखूंगा। तो पहले तो यहां पर ये समझ लीजिए कि बजट कभी भी एक्चुअल नहीं होता है, प्लान्ड होता है, एस्टिमेटेड होता है। समझ में आ रही बात? बजट क्या होता है? एस्टिमेट होता है। तो उसी तरह गवर्नमेंट देखती है कि आने वाले ईयर में मुझे जो है लोगों से कितना मिलेगा और मैं कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कितना खर्च करूंगा। उसी के स्टेटमेंट को क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। समझ में आ रही बात? इसीलिए आपने देखा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2023-24, यही चल रहा है ना, ठीक। बजट कब इंट्रोड्यूस होता है? 1 Feb ऑफ ईच ईयर, ठीक है, 1 Feb ऑफ ईच ईयर। एंड हु प्रेजेंट द बजट? कौन सा गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। बजट प्रेजेंट करता है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। कौन प्रेजेंट करता है और कब, कहां पर करता है? पार्लियामेंट में। आपको तब बजट को पहले प्रोनाउंस करते थे बूजट। अब बजट का मतलब जानते हो क्या होता है? लेदर का बैग। पहले बजट जो स्टार्टिंग में ब्रिटिश पीरियड में जब बजट इंट्रोड्यूस किया था, तो एक लेदर के बैग में सारे पेपर्स होते थे। तो बजट का मतलब होता है लेदर का बैग। आज भी आपने देखा होगा बजट इस बार जो इंट्रोड्यूस किया था, तो बजट जो है वो रेड कलर के फाइल में इंट्रोड्यूस करते हैं वो। समझ में आ रही बात? तो बजट कौन इंट्रोड्यूस करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। कब करता है? 1 Feb ऑफ ईच ईयर। अब ध्यान से सुनिए, इस बार जो बजट इंट्रोड्यूस किया वो किया 1 Feb 2020। क्लियर है? लेकिन जो बजट का उसमें डेटा था वो क्या था? 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024। प्रेजेंट कर दिया कब? फैब में ही, लेकिन उसमें जो डेटा है वो क्या है? आपका नेक्स्ट ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का। समझ में आ रही बात? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने प्रेजेंट में फ्यूचर के डेटा को लिया, तो एस्टिमेटेड ही तो होगा, एक्चुअल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो बजट हमेशा क्या होता है? एस्टिमेटेड होता है। एनुअल स्टेटमेंट होता है, 1 साल का होता है। और स्टेटमेंट में गवर्नमेंट के जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे, जितने भी रिसिप्ट्स होंगे, उसी का सारा उसमें डेटा होता है, इंफॉर्मेशन होता है। तो ओवरऑल अगर हम बजट को डिफाइन करें, बजट को अगर हम डिफाइन करें
तो गवर्नमेंट बजट refers to an annual statement, ठीक है, of estimated receipts and estimated expenditure of गवर्नमेंट, ठीक है, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। क्या कहते हैं? गवर्नमेंट बजट कहते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी आपका एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स होगा, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगा, इसी के एनुअल स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? बजट कहते हैं। हो गया। अगर हम कंपोनेंट ऑफ बजट की बात करें तो देयर आर 2 कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट को हिंदी में कहते हैं घटक, ठीक है। तो 2 है, एक है आपका बजट रिसिप्ट्स और दूसरा है आपका बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, बजट प्राप्ति और बजट व्यय। आ रही बात समझ में? और ये जो रिसिप्ट्स है बजट, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। फर्स्ट आपका है रिवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरा है आपका कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है। उसी तरह बजट एक्सपेंडिचर को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति। सर इंग्लिश में बताना क्या कहते हैं? क्या कह रही हो? क्या लिखा है? बी बी कैपिटल रिसिप्ट्स और राजस्व व्यय पूंजीगत व्यय। ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ बजट है और हमें सारे कंपोनेंट्स को डिस्कस करने हैं। क्लियर है? एक चीज याद रखना, जो रिवेन्यू आइटम्स है ना, ये देखिए, ये वाला आइटम्स देखो, एक ये रिवेन्यू रिसिप्ट्स और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रिवेन्यू आइटम्स है, चाहे वो रिसिप्ट्स हो चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, ये कभी भी गवर्नमेंट के एसेट्स और लायबिलिटीज को अफेक्ट नहीं करता है। दोनों रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर रेवेन्यू। जो रिवेन्यू आइटम्स है, राजस्व है आपका, चाहे प्राप्ति है चाहे व्यय है, इससे सरकार की संपत्ति और दायित्व, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब आई वॉन्ट टू से डैट कि अगर मैं कोई राजस्व प्राप्ति, रिवेन्यू रिसिप्ट्स कर रहा हूं, तो ना तो इससे सरकार का, गवर्नमेंट का कुछ एसेट्स इफेक्ट करेगा, ना ही लायबिलिटी इफेक्ट करेगी। अगर मैं कुछ पैसे खर्च कर रहा हूं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, तो ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट इफेक्ट कर रहा है, कोई लायबिलिटी इफेक्ट कर रहा है, कुछ नहीं इफेक्ट होगा।
लेकिन अगर मैं कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहा हूं तो इसमें सरकार का एसेट लायबिलिटी इफेक्ट होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। अभी डिटेल से पढ़ेंगे हम कि कब इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। समझ में आ रही बात? तो शॉर्टकट तरीका याद रखना, रिवेन्यू आइटम्स एसेट लायबिलिटी को चेंज नहीं करता है। अकाउंटिंग में भी आप जानते हैं, अकाउंट भी पढ़ते हैं आप, रिवेन्यू एक्सपेंस, यस सर। रिवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल आइटम्स जो है वो एसेट लायबिलिटी को चेंज करता है। स्टार्ट क्लियर? अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिवेन्यू रिसिप्ट्स। फर्स्ट है हमारा रिवेन्यू रिसिप्ट्स। जिसे आप कहते हैं राजस्व प्राप्ति। ठीक है, तो ये रिवेन्यू, इधर ध्यान दो, रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है, इधर ध्यान दो, सब ध्यान से समझेंगे इसको। अच्छा एक बात बताओ, जब मेरे पास पैसे आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसे आना, तो इसका मतलब मैंने कुछ दिया है तभी तो पैसे आ रहा है मेरे पास, एक्सचेंज होगा तभी तो पैसे आएगा। समझ में आ रही बात? कुछ तो दूंगा मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं सर्विस दे रहा हूं तो मेरे पास पैसे आ रहे हैं। तो क्या मेरे सर्विस देने से आपको, क्या मेरा कोई एसेट इंक्रीज हो गया क्या या डिक्रीज हो गया? एसेट डिक्रीज हुआ, इंक्रीज छोड़ो, कैसे डिक्रीज हुआ बता दो? पढ़ा रहे हो आपकी तो एनर्जी तो मैं डेली डेवलप कर रहा हूँ, दिस इज नॉट माई एसेट। नहीं, लेकिन पढ़ा रहे हो तो बोर्ड में पढ़ा रहे हो ना। तो बोर्ड डिक्रीज हो गया, बिजली चल तो बिजली जरा- तो बिजली, मैं वही कह रहा हूँ, बिजली एसेट नहीं है ना। तो कुछ नहीं हम डेली यही बोर्ड यूज कर रहे हैं, दिस इज माई एसेट। ऐसा नहीं ना आज पढ़ाया तो थोड़ा सा कम हो गया बोर्ड, कल पढ़ाऊंगा और कम हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो सोचो होता घिस जाए। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये यहां से जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैंने कोई एसेट मेरा डिक्रीज नहीं हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि मैं अपना बाइक बेच दूं और पैसा ले लूं, तब मेरा एसेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो मैं पैसा ले रहा हूं, फीस ले रहा हूं आपसे, तो मेरा क्या है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। ध्यान से समझ लो। तो उसी तरह गवर्नमेंट अगर पब्लिक से टैक्स लेती है, पब्लिक से क्या लेती है? टैक्स लेती है, तो क्या गवर्नमेंट उसके बदले में उनको कुछ देती है? नहीं। अगर टैक्स से गवर्नमेंट रोड बनवा दिया, रेलवे बनवा दिया, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी, जो भी व्हाटएवर जो भी चीजें करता है, क्या गवर्नमेंट आपसे प्रॉमिस करती है क्या कि आप टैक्स दोगे तभी करूंगा, नहीं टैक्स दोगे नहीं करूंगा? प्रॉमिस तो नहीं कर रही आपको। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए टैक्स जो मिला गवर्नमेंट को, वो कौन से रिसिप्ट है? रिवेन्यू रिसिप्ट है। सरकार का कोई संपत्ति कम नहीं हुआ, फिर भी पैसा मिल गया। समझ में आ रही बात? तो वी कैन से दैट इट इज दैट रिसिप्ट विच नीदर डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से समझ लीजिए, नीदर डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, आज आपने मुझे फीस दे दी, अब अगले महीने क्या, मैं जब पढ़ना छोड़ दोगे तो मैं आपको फीस वापस कर दूंगा? नहीं। समझ? उसी तरह गवर्नमेंट ने अगर पब्लिक से टैक्स लिया है, तो क्या गवर्नमेंट कहती है कि मैं टैक्स दे दूंगा आपको वापस? क्या कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई गवर्नमेंट की? नहीं। तो नीदर डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट नॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है? ना तो सरकार की संपत्ति में वृद्धि होती है, सरकार की संपत्ति में संपत्ति में कमी होती है, और ना ही सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है। समझ में आ रही बात? सर मेरे को एक चीज बताओ। बोलो बोलो। आपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स में ही बताया कि गवर्नमेंट टैक्स लेती है हमसे, हाँ, तो उसकी डेफिनेशन है कि उस हिसाब से
कि आपने एग्जांपल नो 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 आप इसका डेफिनेशन पूछ रहे हो। डेफिनेशन तो ये है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट व्हिच नीदर डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट नॉर इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल। वी कैन डिफाइन रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो उसमें एसेट्स में इंक्रीज होता है? किसमें? नहीं होगा ना, बोल तो रहा हूं मैं, ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। वैसे डिक्रीज वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज वर्ड यूज। एक और बात है यहाँ पर, नहीं सुनो 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 सब सुनो। एक और कंफ्यूजन है कि सर आपने डिक्रीज ही वर्ड क्यों लिखा, इसका मतलब डिक्रीज नहीं तो इंक्रीज हो रहा होगा। समझ में आ रही बात? मैंने एक ही बात बोला है कि रेवेन्यू आइटम्स में एसेट अफेक्ट नहीं करता है, ना डिक्रीज होगा ना ही। तो अब एक और कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर, डिक्रीज लिखा ही हाँ दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर आपने डिक्रीज फिर क्यों लिखा, ये क्यों नहीं लिखा कि नीदर इंक्रीज इन एसेट। अब इसका लॉजिक बताता हूं। जब एक दिमाग लगाओ, जब आप किसी से पैसा लोगे तो उसको बदले में कुछ दोगे ना, या उल्टा लोगे? नहीं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने जो पैसा लिया तो बदले में उसको कुछ दिया, लेकिन एसेट नहीं दिया। नीदर डिक्रीज इन एसेट, अच्छा बदले में कुछ दिया लेकिन एसेट नहीं दिया। ठीक है। समझ में आ रही बात? मैंने उसको सर्विस दे दी, मैंने उसको और भी चीजें दी, लेकिन कोई संपत्ति एसेट नहीं दिया उसको। मैं ये कहना चाह रहा हूं, दाल चावल खिला दिए। वॉट एवर। ठीक है, फिर तो सही। अब मैंने उससे पैसे ली, अरे बस पैसा लिया तो ये भी हो सकता है उधार लिया हो, लेकिन मैंने ये बोल दिया भाई कि मैं पैसा वापस भी नहीं करूंगा। यही तो बोल सकते हो कि अगर कोई पैसा आपको दे रहा था, आप यही बोल सकते हो ना, आप मैं भाई ले तो रहा हूं लेकिन वापस नहीं करूंगा, मतलब नीदर इंक्रीज इन लायबिलिटी। अब आप कहेंगे सर फिर इंक्रीज वर्ड कहां होता? इंक्रीज वर्ड आएगा एक्सपेंडिचर में, कि जब मैं कोई चीज खर्च कर रहा हूं तो बदले में कुछ तो मिलना चाहिए। समझ में आ रही बात? मैं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे 100 रुपए के बराबर कुछ तो मिलना चाहिए ना। तो 100 रुपए के बराबर अगर एसेट मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो संपत्ति में वृद्धि हो गई, तब वो कैपिटल हो जाएगा। एसेट ना मिल करके कुछ और मिल रहा है, तब वो रिवेन्यू हो जाएगा। सिंपल। उसी तरह जब मैं दे रहा हूं सर्विसेज, तो मैं सर्विस दे रहा हूं, कोई एसेट नहीं दे रहा हूं, तो मेरा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू। समझ में आ रही बात? एसेट पहले तो माइंड में ये सेट कर लो कि रेवेन्यू आइटम में एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं होता है। ठीक है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट की जब बात करती, जब बात रिसिप्ट की आती है, तब यहां पर आपको यह बताना है कि एसेट में क्या नहीं होगा, मतलब एसेट कम नहीं होगा। ज्यादा नहीं लिख सकते यहां पर। ज्यादा कहां लिखेंगे बताए? एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। मैं तभी बोलूंगा ना भाई मैंने 10,000 भी खर्च कर दिए, अब मेरा एसेट ही नहीं बढ़ा, तो आप बोले अरे सर ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अरे बात समझ में? इसीलिए तो नहीं बढ़ा आपका। कैपिटल होता तो बढ़ जाता। अरे बात समझ में? तो यहां पर डिक्रीज ही वर्ड यूज होगा और कोई अलग वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि जब हमें कुछ मिलता है तो कुछ हम देते हैं। बस यहां पर ये बता रहे कि हम एसेट नहीं दे रहे हैं भाई, एसेट के अलावा सब कुछ दे रहे हैं। ठीक है? क्लियर है? एक बात बताओ, आप रेड लाइट पर गए विदाउट हेलमेट, वहां पर आपका चालान काट दिया। चालान का रेवेन्यू किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास। क्या गवर्नमेंट का कुछ घटा? घटा नहीं घटा ना, तो मैं कैसे बोल दूं कि एसेट घट गया, मतलब या कुछ बढ़ा बस रेवेन्यू वैल्यू बढ़ी, एसेट भी नहीं बढ़ा। मेरी बात ध्यान से सुन लो, सुन लीजिए बेटा। एसेट भी बढ़ा नहीं, उसका कैश मॉनेटरी आइटम जो है वो मिला है। समझ में आ रही बात? अगर क्या गवर्नमेंट बोलती है कि चलो अब कल से हेलमेट पहन के आओगे तो चालान वापस कर दूंगा आपका? नहीं। तो लायबिलिटी भी इंक्रीज नहीं हुई उसकी। समझ में आ रही बात? ये चीजें ठीक। लोग 30-30
10,000 के चालान 20-30 रुपए में कैसे कटवा ले? वो एक अलग बात है ना, 20-30 रुपए भी जो मिला उसको दिया वो भी तो रिवेन्यू रिसिप्ट हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। क्लियर है? तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दो, सुन लो, रिवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट विच नीदर डिक्रीज इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट नॉर इंक्रीज द लायबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल हो गया, डेफिनेशन कंप्लीट। समझ में आ रही बात? सरकार राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां हैं जिससे ना तो सरकार की संपत्ति में कमी होती है तथा ना ही सरकार के दायित्वों में वृद्धि होती है। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब इसका मैं एग्जाम्पल बताता हूं कि क्या इसके एग्जाम्पल है। इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? सोर्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स, तो दो तरह के रिवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। एक आपका टैक्स रिवेन्यू हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपका होता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू पहले समझ लो, टैक्स रिवेन्यू और टैक्स रिवेन्यू को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। प्रत्यक्ष कर तथा अप्रत्यक्ष कर। और नॉन, इसको हम कहते हैं गैर कर आय। इसको बोलते हैं कर आय। इधर ध्यान दो, नॉन टैक्स रिवेन्यू में आपका देखिए क्या क्या आता है। नॉन टैक्स में आ जाएगा फीस, ठीक है, पेनल्टी जो आप चालान वगैरह भरते हैं, एससीट, स्पेशल असेसमेंट, डोनेशन, डिविडेंड, इनकम फ्रॉम बिजनेस, इंटरेस्ट, फॉरफीचर, एटसेट्रा, बहुत है। ठीक है, तो ये टोटल सोर्स है टैक्स और नॉन टैक्स के। सबसे बड़ा यही है बस, बाकी तीनों इजी है। ठीक है, पहले समझ लो, लिखने दो सर पहले। लिखो, जल्दी लिखो। पॉइंट क्या है? एसचीट, अलग अलग है एसेट्स। नहीं साथ है। ये होता है जिसका आगे पीछे कोई ना हो। अब वो व्यक्ति मर गया, बहुत सारे संपत्ति छोड़ दिया, तो सरकार से उस संपत्ति को जब्त कर लेती है। अरे हमें बांट दो। ठीक है, जैसे टाटा का कोई नहीं है, बीवी बच्चा कोई नहीं है, अगर वो मर गया बिना विदाउट लीगल हायर, उसने किसी को ट्रांसफर नहीं किया एसेट को, तो गवर्नमेंट उसको ले लेगी उस एसेट को। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन आप किसी अदर पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो। टैक्स बर्डन, फॉर एग्जांपल मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कह दूं कि तुम टैक्स पे कर दो, पॉसिबल है? कर देगा कोई? नहीं। तो यू कैन नॉट ट्रांसफर द बर्डन ऑफ डायरेक्ट टैक्स टू द अनदर पर्सन। क्लियर है? इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि इनकम टैक्स आपका कौन सा टैक्स है? डायरेक्ट टैक्स है। कॉरपोरेशन टैक्स जो कंपनी टैक्स भी कह सकते हो, ये एमसीक्यू में आता है बेटा, ठीक है। और आपका वेल्थ टैक्स, ये सब आपका क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। समझ में आ रही बात? ठीक है, संपत्ति कर, निगम कर और आय कर, ये तीनों क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। संपत्ति, वेल्थ टैक्स, नहीं वेल्थ टैक्स इज अ संपत्ति कर, और इनका कॉरपोरेशन टैक्स, निगम कर, इनकम टैक्स, आय कर, आय पर लगाया गया कर।
आयकर, आयकर विभाग लिखा होता है ना, आई पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्लियर है। और अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसका टैक्स बर्डन आप अदर पर्सन पर शिफ्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं एक शॉपकीपर हूँ, ध्यान से सुनिए, मैंने होलसेलर से गुड्स खरीदा, उनको टैक्स पे किया। अब मैं क्या करूँगा, इस गुड्स को कस्टमर को बेचूंगा तो कस्टमर मुझे टैक्स पे करेगा, तो अपना टैक्स भार, टैक्स बर्डन जो मैंने टैक्स पे किया वो कस्टमर से ले भी तो लिया। तो याद रखिए इनडायरेक्ट टैक्स का इनडायरेक्टली जो टोटल बर्डन आता है वो कस्टमर पे ही आता है, कंज्यूमर पे ही आता है। आप टैक्स पे करते हैं ना जब गुड्स को परचेज करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, जीएसटी। ठीक है, तो जीएसटी आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसका बर्डन आप अदर पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकते हो, अन्य व्यक्तियों पर इस कर का भार आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। फीस क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा, आप प्रॉपर्टी खरीदने के बाद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाते तो रजिस्ट्री फ़ी देते हैं ना। आप एग्ज़ाम दे रहे हो 12th का तो एग्जामिनेशन फीस सीबीएसई को दोगे ना, तो उसी को फीस है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, लेकिन ये टैक्स नहीं है, इसीलिए इसको हम किस में कंसीडर करते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। पेनल्टी, पेनल्टी का मतलब यही होता है जैसे आपने रेड लाइट जंप कर लिया तो क्या दे रहे हो, पेनल्टी दे रहे हो। या एक टाइम, जैसे मुझे टैक्स फॉर एग्जांपल टैक्स बोला था 31 जुलाई तक पे कर देना, लेकिन मैंने पे नहीं कर पाया, उसके बाद पे कर रहा हूँ, तो क्या देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा। कोई भी काम आप अगर उसके अगेंस्ट कर रहे हैं, रूल के अगेंस्ट, तो आपको क्या पे करना पड़ता है, पेनल्टी। पेनल्टी इज अ नॉन टैक्स रेवेन्यू। एसेट, अगर किसी पर्सन का एसेट है और जब उसका डेथ हो जाता है और उसने कोई लीगल हायर को अपॉइंट नहीं किया है तो उसका एसेट गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है, उस इनकम को क्या कहा जाता है, एसेट। स्पेशल असेसमेंट, आपका घर है और घर ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ भी नहीं, झुग्गी झोपड़ी है, वहाँ पर घर है आपका, ना नाला बना है ना कुछ, बारिश के समय में बारिश पूरा पानी भरा रहता है। सरकार ने क्या किया, आपके घर के पास पूरा एकदम पक्का रोड निकाल दिया, नाले बनवा दिए, 1-2 किलोमीटर में मेट्रो लाइनें चली गई, स्ट्रीट लाइट लग गया, मतलब पूरा कॉलोनी बस गया। अब उस घर की पहले कीमत थी 10 लाख रुपए, ऐसा होने के बाद उस घर की कीमत सीधे 30 लाख रुपए हो गया। ठीक है, क्या आप उस 30 लाख रुपए जो आपकी एसेट की वैल्यू हुई, क्या आपने कुछ खर्च किया, गवर्नमेंट ने अपने डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर पर खर्च किया, इसलिए ऐसा हुआ। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ओनर से कुछ पैसा चार्ज करती है, क्योंकि उनके वजह से उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट। जब आपके एसेट के अराउंड कोई इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करती है गवर्नमेंट, जिसके वजह से आपकी संपत्ति की प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो गवर्नमेंट चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उनके मालिक से कुछ पैसे लेते हैं, उसको कहते हैं स्पेशल असेसमेंट, हिंदी में विशेष मूल्यांकन, इसको हिंदी में एसचीट ही बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद डोनेशन, गवर्नमेंट को डोनेशन वगैरह मिलता रहता है, प्रधानमंत्री रिलीफ फंड है ना, इस तरह के बहुत सारे फंड बने हुए जहाँ से लोगों से पैसा मिलता है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। डिविडेंड, कई ऐसे कंपनीज है जहाँ पर गवर्नमेंट ने पैसे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, तो उनको प्रॉफिट का पार्ट मिलता है वहाँ पर, तो उसको कहते हैं डिविडेंड। समझ में आ रही बात, हिंदी में कहते हैं लाभांश। इनकम फ्रॉम बिजनेस, डीटीसी बस चलती है ना, तो डीटीसी बस जो चल रही है उससे जो फ़ायदा होगा तो वो गवर्नमेंट का इनकम फ्रॉम क्या होगा, बिजनेस, नॉट बस। ठीक है, उसी तरह गवर्नमेंट के रेलवे होगा, रेलवे से प्रॉफिट हुआ ना, तो इनकम फ्रॉम बिजनेस। समझ में आ रही बात। उसके बाद इंटरेस्ट, गवर्नमेंट लोन देती है तो उस पर इंटरेस्ट जो मिल रहा है तो वो भी गवर्नमेंट का इनकम है। उसके बाद फॉरफीचर, आपने देखा होगा कि यूपी में बहुत सारे कांड कर देते हैं लोग, तो योगी क्या करते हैं, बुलडोजर चलवा लिया, उसके संपत्ति को जब्त कर लिया, फॉरफीचर कर लिया, उसी को क्या कहते हैं, फॉरफीचर। या आपने कोई ऐसा इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अरे बस ड्रग्स बेच रहे हो, गन बेच रहे हो, बाद में पता चला सरकार को, उसने जब्त कर लिया पूरी संपत्ति, तो इसको क्या कहते हैं, फॉरफीचर। तो इस तरह के बहुत सारे नॉन टैक्स रेवेन्यू होते हैं। समझ में आया, क्लियर है।